दोस्तों, तमाम सियासी सरगर्मी के बीच राधा कृष्ण किशोर ने अब संन्यास की बात की है। उन्होंने कहा है कि 50 वर्ष से वे राजनीति में हैं। अब वो वक्त आ गया कि 25 वर्ष की उम्र में वो विधायक बने थे, यानी करीबन करीबन 75 वर्ष की उनकी आयु हो गई। अब वो समय है कि वे कोई बड़ा फैसला लें। उनकी इच्छा अब समाज को समय देने की है, देशाटन करने की है और धर्म और जो अध्यात्म का मार्ग होता है उस पर चलने की है। और जैसे ही उनकी ओर से यह बयान आया, तमाम तरह की सुर्खियां बननी शुरू हो गई। कल तक जिस राधा कृष्ण किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि वो हेमंत सरकार से निष्कासित हो सकते हैं, या खबरें चलाई जा रही थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर दी है, और यह आकलन किया जा रहा था कि बस राधा कृष्ण किशोर अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब की जो सुर्खी है कि राधा कृष्ण किशोर संन्यास के रास्ते। लेकिन यदि राधा कृष्ण किशोर की पूरी पूरी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो यह कुछ हजम नहीं होता है। वैसे भी राधा कृष्ण किशोर ने पहले कहा था कि उन्होंने गाड़ी वापस कर दी है, और बाद में उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पीछे, यानी सरकारी गाड़ी पीछे है और वे निजी गाड़ी से घूम रहे हैं। तो राजनीति में इस तरह राजनेताओं का बयान उलटता पलटता रहता है, और कई बार वे हवा को टटोलने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं। तो क्या राधा कृष्ण किशोर का जो ये बयान है कि वे संन्यास लेने जा रहे हैं, क्या उसी रूप में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या राधा कृष्ण किशोर कोई दूसरी पॉलिटिक्स भी खेलते नजर आ रहे हैं? दरअसल यदि गौर से समझने की कोशिश करें तो यह पूरी जो राधा कृष्ण की पॉलिटिक्स है वह दलित पॉलिटिक्स की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, या कांग्रेस के पास सबसे बड़ा दलित सितारा कौन, इसकी जंग भी समझ सकते हैं आप। कांग्रेस के पास राधा कृष्ण किशोर हैं दलित चेहरे के रूप में, जो 6 से 7 बार के विधायक हैं। तो दूसरी ओर जेएमएम के पास बैद्यनाथ राम है, जो 3 या 4 बार के विधायक हैं और अब राज्यसभा सांसद हैं। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच दलित पॉलिटिक्स की जंग भी होती हुई नजर आ रही है। और दोनों ही ओर से, कांग्रेस की ओर से राधा कृष्ण किशोर के चेहरे को बड़ा बनाने की कोशिश होती नजर आती है, तो जेएमएम की ओर से उसके काट में बैद्यनाथ राम के चेहरा को आगे बढ़ाने का प्रयास होता नजर आता है। और यह क्यों भी नहीं। दरअसल यदि झारखंड की पॉलिटिक्स को समझे और उस डेमोग्राफी को समझे तो कुछ चीजें स्पष्ट होती है। जिस इलाके से राधा कृष्ण किशोर आते हैं और जिस इलाके से बैद्यनाथ राम आते हैं, यदि वहां के सामाजिक परिवेश को समझा जाए, जातीय गणित को समझा जाए, तो तो कई सूत्र आपके हाथ लग सकते हैं। पलामू, तो मैं बात कर रहा था डेमोग्राफी की और जो जातीय समीकरण है उसकी। आप समझ सकते हैं कि गढ़वा में 27% दलित आबादी है, और उसके बाद पलामू में भी 27% दलित आबादी है। चतरा में 20% दलित आबादी है। लातेहार में 19% आबादी है, जहां से बैद्यनाथ राम आते हैं। उसी तरह हजारीबाग में 14%, कोडरमा में 15%, गिरिडीह में 14%, गोड्डा में 11% आबादी है। जो ये वो जिले हैं जहां दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, और अनुपातिक रूप से यहां दलित ज्यादा निवास करते हैं। अब जो जंग हो रही है वो पलामू में हो रही है, गढ़वा में हो रही है, लातेहार में हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि गढ़वा, पलामू, चतरा, वो लातेहार, ये वो जिले हैं जहां दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो आप इस नजरिए से भी इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कांग्रेस की कोशिश, और हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐलान किया है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब वो बात कही जा रही तो कहीं न कहीं कांग्रेस की निशाने पर दलित कम्युनिटी जो है। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि झारखंड में दलितों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, या झारखंड में दलित पॉलिटिक्स की जो धाक होनी चाहिए थी, जिस तरीके से दलित चेहरों को तरजीह दिया जाना चाहिए था, अब तक वो नहीं हुआ। किसी पार्टी की ओर से किसी भी दलित चेहरे को वो तरजीह नहीं मिली
जो मिलनी चाहिए थी, जिसकी आबादी झारखंड में एटलीस्ट 10% है। हालांकि कुछ लोगों का दावा उसे 12 से 13% की भी, यानी 10 से 13% के बीच में झारखंड में दलितों की आबादी है। और जो जिले मैंने बताए, रांची, गढ़वाल, चतरा, लातेहार, पलामू, ये वो जिले हैं जहां दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। तो कई लोगों का आकलन है कि ये जो राधा कृष्ण किशोर की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये राधा कृष्ण किशोर सिर्फ और सिर्फ खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं। दरअसल राधा कृष्ण किशोर के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी प्लानिंग है, और कांग्रेस इसी दलित वैकुंठ को भरना चाहती है। आपको याद होगा कि भाजपा की ओर से कभी अमर बाउरी को एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश हुई थी, और लोग मान रहे थे कि अमर बाउरी को प्रदेश नेतृत्व का कमान भी सौंपी जा सकती है। हालांकि भाजपा की ओर से उनके चेहरे को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश भी होती नजर आई थी, लेकिन बाद में भाजपा नेतृत्व में ने भी उसी पुराने फॉर्मूले पर चलना स्वीकार किया, और बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा से आगे उनकी गाड़ी नहीं बढ़ सकी। दूसरी तरफ दलित जातियों को यदि समझने की कोशिश करें, उनका वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो वे बहुत तकनीकी वोट डालते हैं। यानी जहां उसकी जाति का उम्मीदवार है, भले ही वो समान सीट में क्यों हो, दलित उसे वोट करे। कई बार वो दलों की दीवार से भी आगे जाकर वोट करते हैं। अब बिहार की पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि लोजपा का उम्मीदवार, यानी मोस्टली जब लोजपा का उम्मीदवार होता है तो पासवान जाति के लोग एक मुश्त होकर के लोजपा के पक्ष में जाते हैं। लेकिन यदि लोजपा के उम्मीदवार के सामने, यदि लोजपा के उम्मीदवार पासवान जाति से नहीं होकर के किसी दूसरी जाति से है, और किसी दूसरे दल द्वारा पासवान जाति को टिकट दे दिया गया है, इस हालत में अमूमन देखा जाता है कि जो पासवान जाति और दूसरी दलित जातियां, वे उस चेहरे की ओर जाते हुए दिखते हैं। तो यही पैटर्न झारखंड में भी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली भी दलित जातियां ज्यादा अवेयर नजर आती हैं, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की चाहत उनके ज्यादा अंदर सबसे प्रबल होती है। ओबीसी कम्युनिटी है, दूसरी जो कम्युनिटी है, कई बार इस मामले में थोड़ी पीछे पड़ जाती है, लेकिन दलित जातियां इस मामले में, वो झंडा कुछ हो, बैनर कुछ हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इससे पड़ता है कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इसे समझती नजर आ रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से, कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस की ओर से राधा कृष्ण किशोर को एक दलित चेहरे के रूप में, दलित आइकॉन के रूप में सामने लाने की कोशिश हो रही है। और इसका अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि राधा कृष्ण किशोर उसी पलामू से आते हैं, यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, ये जो तमाम इलाके हैं जहां दलितों का डेंसिटी है, दलितों की बड़ी आबादी है, कांग्रेस अपना प्रयोग वही कर रही है। दूसरी तरफ इसका मतलब कदापि नहीं है कि जेएमएम इस बात को लेकर सतर्क नहीं है। दरअसल जेएमएम को पहले ही पता लग गया था, या उसके रणनीतिकारों ने समझ लिया था कि एक तो क्रिश्चियन वोट, जो एसटी कम्युनिटी का क्रिश्चियन वोट है, वह मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ है। माइनॉरिटी वोट का भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि यदि झारखंड में अपनी सरजमीन को तैयार करना है, बेगर महागठबंधन का जो बड़ा घटक है जेएमएम से कोई विवाद किए, बेगर को टकराव किए हुए, तो उसे दलितों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। इसके पहले की विधानसभा में आप देखें तो दलितों का बड़ा वोट 2014 तक वह चला गया था एक मुश्त होकर के भाजपा की ओर। बाद में कोशिशें हुई, इस बार भाजपा के हिस्से लातेहार और सिमरिया की सीट आई। लातेहार से प्रकाश राम और सिमरिया से उज्जवल दास को सफलता मिली, जबकि एनडीए पार्टनर फोल्डर की बात करें तो जनार्दन पासवान को चतरा से सफलता मिलती है। दूसरी तरफ जेएमएम के पास, जेएमएम को जुगसुलाई से मंगल कालिंदी और चंदन कियारी से उमाकांत रज्जक के रूप में सफलता मिलती है। कांग्रेस के हिस्से छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर और काके से सुरेश बैठा सामने आते हैं, और देवघर से सुरेश पासवान को सफलता मिलती है। यानी वो
दलित वोट बैंक एक मुश्त भाजपा के साथ जा रहा था, इस बार कहीं ना कहीं वो जेएमएम में भी गया, कांग्रेस में भी गया और राजद के हिस्से भी आया। और दलित विधायक विभिन्न पार्टियों से जीत कर आए, जिसमें दो दो राजद जेएमएम, दो भाजपा से भी हैं, दो कांग्रेस से भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस जेएमएम की कोशिश अब है कि वह दलितों को अपने साथ साधे। जेएमएम समझती है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वह मजबूती से उसके साथ खड़ा है। यदि दलित दलित वोट बैंक को वह साथ लेती है तो जो 24% 25% की एससी आबादी है, आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो हो जाएगा। और 10 से 12% दलित आबादी, आने 24 26 36 37% तक का एक बड़ा जनाधार उनके पास रहेगा। कांग्रेस के उलट की भी कोशिश यही है कि उसके पास जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, आदिवासी समुदाय से जो कन्वर्ट होकर ईसाई बने हैं, वो पॉपुलेशन उनके साथ है, माइनॉरिटी उनके साथ है। यदि वो दलित को जोड़ लेता है, एक बाहरी आबादी भी कांग्रेस को अदा कदा वोट करती रही है। हालांकि वो बाहरी आबादी, जिसे बाहरी आबादी कहा जाता है, वो अमूमन भाजपा को वोट करती है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश रही है कि उस आबादी को भी साधे। तो कांग्रेस एक तरफ से अपनी कोशिश कर रही है, जेएमएम अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रही है, और भाजपा की कोशिश यह है कि जो दलित वोट बैंक उसके हाथ से छिटक गया है, उसे वो फिर से अपने हाथ लाए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अमर बाउरी के रूप में भाजपा को एक बड़ा चेहरा मिला था, लेकिन भाजपा और 9 में से 6 करीबन 7 विधायक उसके हिस्से चले गए थे, लेकिन भाजपा ने दलित पॉलिटिक्स को उस रूप में विस्तार नहीं दिया, या दलितों के लिए जय श्री राम से आगे भाजपा ने कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की। अब कांग्रेस उसी वक्त से सतर्क होती नजर आई, और उसकी कोशिश जिस तरीके से राहुल गांधी का वो नारा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके बाद से ही आप पैटर्न को देखेंगे तो दलितों को संगठन के अंदर, ओबीसी को संगठन के अंदर कांग्रेस ज्यादा तरजीह देती हुई दिख रही है। उसी प्लानिंग का हिस्सा में राधा कृष्ण किशोर को आगे कर कांग्रेस एक बड़ा दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि जब दलित पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है तो राधा कृष्ण किशोर ने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है जो दलित समुदाय को इंप्रेस करे या दलितों के मुद्दों को आगे, सिवा एक मुद्दा का, जब उन्होंने कहा कि एसटी के तरह एससी के लिए भी एक आयोग बनाने की चर्चा हुई थी, कैबिनेट से वो पास भी हो गया था, लेकिन उसे तरजीह नहीं दी गई। यानी एससी परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं किया गया, हालांकि कैबिनेट से वह स्वीकृत हो चुका था। ये जो आरोप आए थे राधा कृष्ण किशोर की ओर से आए थे, और इसी एक बिंदु से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस और जेएमएम के अंदर इस वाद की जंग भी छिड़ी। वो ठीक है, राधा कृष्ण किशोर के अपने जो ग्रीवांसेस हैं, जिस तरह उन्होंने गाड़ी वापस की है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा किया, वो तमाम चीजें ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राधा कृष्ण और खासकर के राजू के नेतृत्व में कांग्रेस की कोशिश यह नजर आती है कि राधा कृष्ण किशोर को आगे कर दलित समुदाय को यह मैसेज दिया जाए कि यदि दलितों की भावनाओं का, दलितों का राजनीतिक हिस्सेदारी का यदि कोई ख्याल करती है तो वह कांग्रेस करती है, और कांग्रेस करती है। और कांग्रेस की इसी तैयारी से कहीं ना कहीं जेएमएम के अंदर एक तरह का तनाव की स्थिति देख सकते हैं, और जेएमएम ने अपने तरीके से वक्त रहते बैद्यनाथ राम को आगे कर दिया। अब इस हालत में देखना महत्वपूर्ण होगा कि 2029 जिसकी चर्चा राधा कृष्ण किशोर कर रहे हैं, क्या वे वाकई संन्यास लेंगे, या जैसा कि कई जानकारों का आकलन है कि यह न तो संन्यास होने वाला है और ना ही
कांग्रेस और जेएमएम के अंदर या बीच में कोई बड़ा फूट पड़ने वाला है या गठबंधन उसी तरह से चलता रहेगा, मजबूती से चलता रहेगा। दरअसल दोनों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ अपना सामाजिक विस्तार करने की है और उसी विस्तार के क्रम में एक तरफ राधा कृष्ण किशोर है और दूसरी तरफ बैद्यनाथ राम है। अमूमन जिस तरह के से राजनेता अपनी बात बदलते रहते हैं 2029 तक, तो निश्चित है कि राधा कृष्ण किशोर ने वो साफ कर दिया है कि 2029 तक वे जमे रहेंगे और 2029 के बाद कैसी परिस्थिति होगी, क्या सियासी समीकरण होगा, उसके अनुसार वो फैसला करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि 2029 में ये मान लेना कि राधा कृष्ण किशोर राजनीति के अखाड़े से बाहर चल जाएंगे, थोड़ी ज्यादती होगी। दरअसल इस मामले में पेच है और पेच है दलित पॉलिटिक्स का। और सवाल है सुबह झारखंड में सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन, राधा कृष्ण किशोर या बैद्यनाथ राम। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।